नमस्कार, मैं सरोज कुमारी, सहआचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत टॉपिक अधिकारों का वर्गीकरण प्रकार पढ़ेंगे। यानी टाइप्स ऑफ राइट्स, अधिकारों का वर्गीकरण या प्रकार। यानी कौन कौन से अधिकार हो सकते हैं, अधिकारों के अंतर्गत कौन कौन से अधिकार आते हैं, पढ़ रहे हैं हम। साधारणतया अधिकार दो प्रकार के होते हैं, नैतिक अधिकार और कानूनी अधिकार। नैतिक अधिकार और कानूनी अधिकार मोटे तौर पे अधिकारों को दो प्रकार से बांटा जा सकता है, दो प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, नैतिक अधिकार और कानूनी अधिकार। नैतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनका संबंध मानव के नैतिक आचरण से होता है। इन्हें धर्मशास्त्र, जनमत या आत्मिक चेतना द्वारा स्वीकृत किया जाता है और राज्य के कानूनों से इनका कोई संबंध नहीं होता। तो राज्य से स्वीकृति इनको नहीं होती, राज्य का समर्थन इसके साथ आवश्यक नहीं है और नहीं होता है। ऐसे अधिकारों को नैतिक अधिकार कहते हैं। तो मानव जीवन जीने के नैतिक आदर्श, नैतिक मूल्य एक तरह से नैतिक अधिकार कह सकते हैं और इनके साथ राज्य की शक्ति नहीं है। दूसरे हैं कानूनी अधिकार। ये वे अधिकार हैं जिनकी व्यवस्था राज्य द्वारा की जाती है और जिनका उल्लंघन कानून से दंडनीय होता है। कानून का संरक्षण प्राप्त होने के कारण इन अधिकारों को लागू करने के लिए राज्य द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाती है। लिखो के इसको परिभाषित करते हुए, कानूनी अधिकार को परिभाषित करते हुए लिखते हैं, कानूनी अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो एक नागरिक को अन्य नागरिकों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं तथा जो राज्य की सर्वोच्च शक्ति द्वारा प्रदान किए जाते हैं और रक्षित होते हैं। तो राज्य प्रदान करता है और उनकी रक्षा भी करता है। तो ऐसे अधिकारों को कानूनी अधिकार कहा जाता है। कानूनी अधिकार के भी दो भेद किए जाते हैं। मोटे तौर पर कानूनी अधिकार भी दो भागों में विभाजित किए जा सकते हैं, वर्गीकृत किए जा सकते हैं। दो भाग हैं, सामाजिक या नागरिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार, या नागरिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार। कानूनी अधिकार दो प्रकार से हैं, सामाजिक या नागरिक अधिकार और दूसरे राजनीतिक अधिकार। पहले हम पढ़ते हैं सामाजिक या नागरिक अधिकार। और ये नागरिक अधिकार भी कई भागों में बंटते हैं। इन नागरिक अधिकारों में पहला आता है समानता का अधिकार। नागरिक अधिकारों का पहला जो प्रकार है वो है समानता का अधिकार। और समानता का अधिकार भी तीन प्रकार से हो सकता है, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता। राजनीतिक समानता, इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता अनुसार बिना किसी पक्षपात के, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता अनुसार बिना किसी पक्षपात के देश के शासन में भाग लेने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। इस राजनीतिक समानता की प्राप्ति प्रजातंत्रात्मक शासन की स्थापना और वैश्विक मताधिकार की व्यवस्था द्वारा ही संभव है। तो समानता भी तीन तरह की हो सकती है। राजनीतिक समानता, राज्य में भाग लेने का समान अवसर। सामाजिक समानता, सामाजिक समानता का तात्पर्य है कि समाज में धर्म, जाति, भाषा, संपत्ति, वर्ण या लिंग के आधार पर
किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और व्यक्ति होने के नाते ही समाज में सम्मान का अधिकारी होना चाहिए। यानी सामाजिक समानता का तात्पर्य है व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते सम्मान मिलना चाहिए और उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। समानता के अंदर तीसरा आता है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता का अर्थ है एक ऐसी विषमता के अभाव से है जिसका उपयोग आर्थिक दबाव के रूप में किया जा सके। यानी आर्थिक भिन्नताएं तो होंगी, आर्थिक असमानता तो होगी, लेकिन इतनी नहीं होनी चाहिए कि किसी व्यक्ति की बेसिक नीड्स ही पूरी ना हो और दूसरे व्यक्ति उनका शोषण करे। आर्थिक शक्ति ज़्यादा होने की वजह से एक वर्ग दूसरे का शोषण करे और एक कुंठित वर्ग हो। ऐसा भेदभाव, ऐसे आर्थिक विभिन्नता, ऐसी आर्थिक खाई नहीं होनी चाहिए। तो समानता 3 तरह की होती है: राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता। नागरिक अधिकार पढ़ रहे हैं हम लोग, तो नागरिक अधिकार के अंतर्गत समानता का अधिकार। अब आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार भी कई स्वतंत्रताएं इसमें शामिल होती हैं। पहला है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कई स्वतंत्रताएं आती हैं। पहला है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अपना सामान्य जीवन विवेक के अनुसार व्यतीत कर सके। इसके अंतर्गत यह भी सम्मिलित है कि कानून के उल्लंघन किए बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और न्यायालय द्वारा अभियोग की पुष्टि के बिना उसे बंदी नहीं बनाया जा सकता। एक विचारक हुए हैं J.S. मिल, कहते हैं स्वयं अपने ऊपर, अपने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा पर व्यक्ति संप्रभु होता है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। मानव एक विवेकशील प्राणी है और विचार स्वातंत्र्य मानसिक तथा नैतिक उन्नति की सर्वोच्च शर्त है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार विचार रखने और भाषण, लेख आदि के माध्यम से इन विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है और सुकरात जैसे विचारक ने विचार स्वातंत्र्य त्यागने की अपेक्षा मृत्यु को श्रेय कर समझा था। यानी इतनी महत्वपूर्ण है। मिल्टन, मिल, वाल्टेयर, लास्की आदि सभी विद्वानों ने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व स्वीकार किया है। तीसरी स्वतंत्रता आती है अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार। यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता का अभिप्राय है कि व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार धर्म के मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और एक व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी प्रकार का धर्म नहीं लादा जाना चाहिए। धर्म का संबंध व्यक्ति के अंतःकरण से होता है और इस कारण इस संबंध में किसी प्रकार का बाहरी दबाव नितांत अनुचित है। किंतु धार्मिकता की आड़ में अनाचार, अत्याचार या धार्मिक असहिष्णुता की आज्ञा नहीं दी जा सकती। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार। आगे आता है समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता का अधिकार। संगठन ही मानव जीवन की उन्नति का मूल मंत्र है। इसलिए व्यक्ति को अपने समान विचार वाले व्यक्तियों के साथ मिलकर संगठन निर्माण की स्वतंत्रता होनी चाहिए। व्यक्ति को यह अधिकार होना चाहिए कि वह जीवन के विविध क्षेत्रों में उन्नति करने के लिए
राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समुदायों का निर्माण कर सके। लेकिन इस प्रकार के किसी भी संगठन को समाज विरोधी या अनैतिक कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। तो समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता। आगे आता है नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अपने विवेक और आत्मा के आदेशानुसार बिना किसी अनुचित लोभ लालच के कार्य कर सके। नैतिक स्वतंत्रता नींव के उस पत्थर के समान है जिस पर जीवन का संपूर्ण भवन आधारित होता है। और नैतिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक एवं सामाजिक स्वतंत्रता का कोई विशेष मूल्य नहीं रह जाता है। तो नैतिक तो स्वतंत्रताएं 5 प्रकार की हमने पढ़ी इसमें। तो नागरिक अधिकार हम पढ़ रहे थे। नागरिक अधिकारों के अंतर्गत समानता का अधिकार पढ़ लिया, स्वतंत्रता का अधिकार। अब आता है संपत्ति का अधिकार। मानव जीवन के लिए संपत्ति आवश्यक है। संपत्ति के अधिकार का मानव जीवन में अत्यधिक महत्व है क्योंकि यह विचार मानव को उन्नति की ओर प्रेरित करता है। संपत्ति के अधिकार का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अपने द्वारा कमाए गए धन को चाहे तो आज की आवश्यकताओं पर खर्च कर सकता है या अर्जित करके रख सकता है। और धन और जमीन या जायदाद के रूप में व्यक्ति द्वारा रक्षित इस संपत्ति को बिना मुआवजा दिए उसे छीना नहीं जा सकता। लेकिन जन कल्याण की दृष्टि से संपत्ति के अधिकार को सीमित किया जा सकता है, यानी एक लिमिट में राज्य द्वारा निर्धारित सीमा के पश्चात उसको टैक्स भी देना पड़ सकता है। राज्य के कानून के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है। उसके बिना स्व प्रेरणा का व्यक्ति में अंत हो जाता है और वह कार्य करने के लिए मोटिवेट नहीं हो पाता है। तो एक संपत्ति का अधिकार भी आवश्यक है। आगे आता है रोजगार का अधिकार। व्यक्ति को स्वयं अपने परिवार के भरण पोषण, आवास एवं शिक्षा के लिए धन की आवश्यकता होती है और व्यक्ति यह आर्थिक शक्ति किसी न किसी प्रकार का काम किए बिना प्राप्त नहीं कर सकता। तो आज के समय में यह आवश्यक समझा जाता है कि व्यक्ति को काम प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए और इस काम के बदले में व्यक्ति को उचित पारिश्रमिक, उचित वेतन प्राप्त होना चाहिए। रोजगार का अधिकार। आगे आता है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा मानव की मानसिक एवं आध्यात्मिक खुराक है और शिक्षा के आधार पर ही व्यक्तित्व का विकास संभव है। तो आज के समाज में यह बात सर्वमान्य है कि नागरिकों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। राज्य द्वारा वाचनालय, पुस्तकालय, संग्रहालयों की स्थापना की जानी चाहिए। तो शिक्षा का अधिकार। आगे आता है जीवन का अधिकार। मानव के सभी अधिकारों में जीवन का अधिकार सबसे अधिक मौलिक और आधारभूत अधिकार है क्योंकि इस अधिकार के बिना अन्य किसी भी अधिकार की कल्पना नहीं की जा सकती है। जीवन के अधिकार का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार है और राज्य इस बात की व्यवस्था करेगा कि कोई दूसरा व्यक्ति या राज्य व्यक्ति के जीवन का अंत न कर सके। तो ये हमने अधिकार पढ़े। स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, रोजगार का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जीवन का अधिकार। और सातवां आता है नागरिक अधिकारों में परिवार का अधिकार। राज्य के समान ही
परिवार भी मानव जीवन के लिए अनिवार्य संस्था रही है और मानव जाति के विकास में परिवार का योग किसी भी दूसरी संस्था से कम नहीं है। अतः व्यक्ति को विवाह कर परिवार का निर्माण करने और संतान के पालन पोषण का अधिकार होना चाहिए तथा राज्य को इस संबंध में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। परिवार का अधिकार, तो ये हमने सामाजिक या नागरिक अधिकार पढ़े। अब आता है राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार भी 4 प्रकार के हो सकते हैं। पहला है मत देने का अधिकार। राजनीतिक अधिकार यानी राज्य की गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार सबको मिलना चाहिए, जिसमें पहला आता है मत देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार। जनता मताधिकार के माध्यम से ही देश के शासन में भाग लेती है और मतदान को प्रजातंत्र की आधारशिला कहा जा सकता है। वर्तमान समय की प्रवृत्ति मताधिकार को अधिकाधिक व्यापक बनाने की है और इसीलिए अधिकांश देशों में वयस्क मताधिकार को अपना लिया गया है। तो पहला राजनीतिक अधिकार आता है मत देने का अधिकार। दूसरा है निर्वाचित होने का अधिकार। प्रजातंत्र में शासक और शासित का कोई भेद नहीं होता और योग्यता संबंधी कुछ प्रतिबंधों के साथ सभी नागरिकों को जनता के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार होता है। इसी अधिकार के माध्यम से व्यक्ति देश की उन्नति में सक्रिय रूप से भाग ले सकता है, यानी सभी को निर्वाचित होने का अधिकार है यदि उनमें योग्यता है, क्षमता है तो। तीसरा राजनीतिक अधिकार आता है सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार। व्यक्ति को सभी सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार होना चाहिए और इस संबंध में योग्यता के अतिरिक्त अन्य किसी आधार पर भेद नहीं किया जाना चाहिए। जो भी सार्वजनिक पद हैं, राष्ट्रपति से लेकर के नीचे तक का पद, वे सभी आम जनता के लिए खुले होने चाहिए और इसमें जो योग्यताएं हैं उनके अतिरिक्त कोई भेदभाव जनता के मध्य नहीं किया जाना चाहिए। राजनीतिक अधिकारों में आगे का आता है आवेदन पत्र देने का अधिकार। लोकतंत्र का आदर्श यह है कि शासन का संचालन जनहित में किया जाए। अतः नागरिकों को अपनी शिकायतें दूर करने या शासन को आवश्यक सम्मति प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से कार्यपालिका या व्यवस्थापिका अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। इसके अंतर्गत ही शासन की आलोचना का अधिकार भी शामिल है। तो राजनीतिक अधिकारों का चौथा अधिकार आता है आवेदन पत्र देने का अधिकार या सरकार की आलोचना का अधिकार। तो आज हमने राजनीतिक अधिकार, नागरिक अधिकार पढ़े, जो कि कानूनी अधिकारों के ही रूप हैं और मोटे तौर पे अधिकारों को 2 भागों में बांटा जाता है, नैतिक अधिकार और कानूनी अधिकार। धन्यवाद।